India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंड अप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीए प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। यूपी सरकार ने नुकसान भरपाई के नोटिस वापस लिए। कोर्ट ने दिए वसूली राशि लौटाने के निर्देश। 2008 अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 49 दोषियों में से 38 को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, 11 को आजीवन कारावास की सजा। ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार आई एक्शन में। सभी 5 ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों की नियुक्ति को दी मंजूरी। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। वादी को है आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका। India Legal presents Courts Roundup. सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जारी रिकवरी नोटिस को यूपी सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि रिकवर की गई रकम को वापस किया जाए। ये धनराशि करोड़ों में है। सीएए के खिलाफ 2019 में प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में यूपी सरकार ने रिकवरी नोटिस जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता विरोधी अधिनियम या सीएए आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करने के आरोपियों से वसूला गया पैसा वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड के निर्देश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में यूपी सरकार द्वारा जारी वसूली के नोटिसों को खारिज करने की मांग की गई थी। यूपी में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के कारण राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों से उसकी भरपाई का फैसला लिया था। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने संशोधित नागरिकता कानून या सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध शुरू की गई सारी कार्रवाई और भरपाई के लिए जारी नोटिस वापस ले लिए हैं। यूपी में 2019 में हुए सीएए विरोध प्रदर्शन में सरकारी और निजी संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए भेजे गए सभी 274 नोटिस और कार्यवाहियों को वापस लिया गया है। नुकसान की भरपाई के नोटिसों को 13 और 14 फरवरी को वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की गई वसूली को लौटाने के आदेश दिए हैं। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार को नए कानून के तहत कार्रवाई करने की आजादी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि वसूले जाने वाले नुकसान का दावा 2021 अधिनियम के तहत दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के परिणाम के आधार पर राज्य द्वारा नए सिरे से किया जा सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि यूपी सरकार प्रदर्शनकारियों से वसूली गई करोड़ों रुपए की राशि लौटाए। ये कानून 31 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था। पीठ ने अतिरिक्त महाविधिकता गरिमा प्रसाद की ये दलील मानने से इनकार कर दिया कि वसूल राशि के रिफंड के बजाय प्रदर्शनकारियों और राज्य सरकार को इसके लिए ट्रिब्यूनल में जाने को कहा जाना चाहिए। इससे पहले 11 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को दिसंबर 2019 में जारी वसूली नोटिसों को लेकर यूपी सरकार की खिंचाई की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस वापस लेने के लिए अंतिम अवसर देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो कानून का उल्लंघन करने वाले इन नोटिसों को कानून को खारिज कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
वहीं गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि दोषियों को सजा सुनाने के अलावा कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए देने को कहा है। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने 13 साल से सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। इस कारण कुल 77 आरोपी बन गए थे। 13 साल तक चली सुनवाई के दौरान 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए थे। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में गुजरात के एक स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। टोटल 38 एक्यूज जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सजा की है और टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज। इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में शाम 6:45 पर पहला बम धमाका हुआ था। ये धमाका मणिनगर में हुआ था। मणिनगर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। इसके बाद 70 मिनट तक 20 और बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बचाव पक्ष ने सजा की कम मात्रा की मांग में कम करने वाली परिस्थितियों का हवाला दिया था, जबकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों को मौत की सजा देने का मामला बनाने के लिए गंभीर परिस्थितियों पर तर्क दिया था। अदालत ने पहले आरोपी को भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत हत्या, देशद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित विभिन्न कानूनों के तहत दोषी ठहराया था। 8 फरवरी को अदालत ने मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने 14 साल से अधिक पुराने मामले में पिछले साल सितंबर में ही सुनवाई खत्म कर दी थी। धमाके के कुछ दिनों बाद पुलिस ने सूरत के अलग अलग हिस्सों में बम बरामद किए थे, जिसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 यानी कुल 35 एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के ही एक संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोग इस धमाके में शामिल थे। आरोप है कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने साल 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाकों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। साल 2009 के दिसंबर में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस ब्लास्ट में दर्ज 35 एफआईआर को एक में ही समाहित कर दिया है। एक आरोपी पर सरकारी गवाह बनने के बाद आरोपियों की संख्या 77 हो गई। दोषियों में सफदर नागौरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान शामिल हैं। सभी 49 को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धारा 16 के तहत दोषी ठहराया गया। दोषियों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत मामला चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और उसकी जमानत देने के फैसले को भी रद्द करने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि बेखौफ घूम रहे अपराधियों और साथ ही साथ आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। गवाहों के
किसान और पीड़ित परिवारों को खतरा भी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश अनुमान के आधार पर है और एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जाए। यूपी सरकार केंद्र को पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश भी दिए जाएं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की 15 फरवरी को 129 दिन बाद जेल से रिहाई हुई है। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से 10 फरवरी को जमानत मिली है। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर के दिन गिरफ्तार किया गया था। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने 3 जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया था। दिसंबर में एसआईटी ने कहा था कि आशीष मिश्रा ने सोची समझी साजिश के तहत ही 4 किसानों की अपनी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। आशीष मिश्रा की जमानत के आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एफआईआर में आशीष मिश्रा को फायरिंग करने वाला बताया गया है, लेकिन किसी को भी गोली की चोट नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीतिगत निर्णय में शीर्ष न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई राज्य ये इंगित करने की स्थिति में होता है कि नीति के आवेदन में सुगम अंतर है और इस तरह के सुगम अंतर का उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है। जस्टिस LN राव और जस्टिस BR गवई की पीठ राजस्थान हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2019 के आदेश की अपील पर विचार कर रही थी। आदेश में जिसमें हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य की अपील को अनुमति दी थी। एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य को उन अपीलकर्ताओं को बोनस अंक देने का निर्देश दिया था जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनाओं के तहत राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों में काम किया था। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया। इसे चुनौती देते हुए निजी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीठ ने यह भी कहा कि राजस्थान राज्य की नीति केवल ऐसे कर्मचारियों को बोनस अंक के लाभ को सीमित करने के लिए है जिन्होंने राजस्थान राज्य में विभिन्न संगठनों के तहत काम किया है और राजस्थान राज्य में NHRM योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस अंक का लाभ दिया जा सकता है। मनमाना नहीं कहा जा सकता। विभिन्न राज्यों में अनुबंध के आधार पर NRHM योजना के तहत काम करने का अनुभव रखने वाले अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिकाकर्ताओं के अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार करने के लिए राजस्थान राज्य को निर्देश देने की मांग की, जिससे कि विभिन्न राज्यों के NHRM अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था ताकि उन्हें बोनस अंक प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त की जा सके। हालांकि 28 अगस्त 2018 को एकल न्यायाधीश ने रिट की अनुमति दी थी, लेकिन राज्य की अपील पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य की अपील की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों का राजस्थान राज्य में NHRM योजनाओं के तहत काम करना मनमाना नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार ने सभी 5 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों या DRAT के अध्यक्षों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद फैसला लिया गया। समिति ने DRAT दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ब्रजेश सेठी में नियुक्ति की है। DRAT मुंबई के अध्यक्ष केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक मेनन होंगे। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार प्राधिकरण में नियुक्तियों को लेकर गंभीर नहीं है और वह इस मुद्दे को काफी हल्के में ले रही है। केंद्र सरकार ने 5 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण या DRAT के अध्यक्ष पद नियुक्त किए जाने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी करते हुए दरअसल DRAT
के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। समिति ने डीआरएटी दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ब्रजेश सेठी में नियुक्त किया है। डीआरएटी मुंबई के अध्यक्ष केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक मेनन होंगे, जबकि डीआरएटी कोलकाता के अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिल कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डीआरएटी मुंबई के पूर्व अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस रवि कुमार डीआरएटी चेन्नई के अध्यक्ष होंगे। साथ ही डीआरएटी इलाहाबाद के अध्यक्ष पद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राजेश दयाल खरे को बनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वीर सावरकर की जीवनी लिखने वाले डॉक्टर विक्रम संपत को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि कोई भी इतिहासकार डॉक्टर संपत के खिलाफ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी तरीके से मानहानि कारी टिप्पणी नहीं कर सकेगा। डॉक्टर संपत ने 2 खंड में वीर सावरकर को की जीवनी लिखी है। बताया भी जा रहा है कि विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर को लेकर देश में विवाद उठता रहता है और ऐसे में कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा सावरकर के मुद्दे पर कई बार जुबानी जंग कर चुके हैं। इतिहासकार डॉक्टर संपत ने कई अन्य इतिहासकारों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अन्य इतिहासकारों ने सावरकर की जीवन के 2 खंडों को लेकर उन पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ मानहानिकारी ट्वीट किए थे। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से अब संपत के खिलाफ मानहानिकारी टिप्पणियां नहीं की जा सकेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और इस याचिका में सरकार के नेत्रहीन व्यक्तियों को कई सरकारी पदों के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य बनाने के फैसले को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता श्वेताब सिंह के माध्यम से ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि कई पद जो पहले से ही नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए चिन्हित थे और ऐसे व्यक्ति पहले से ही ऐसे पदों पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। इन पदों में प्रशासनिक अधिकारी, व्यक्तिगत सहायक, ग्रेड 1, ग्रेड 2, व्याख्याता, फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर आदि पद शामिल हैं। यूपी सरकार के उक्त फैसले को अवैध, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए याचिका में यूपी सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई कि आरपीडी अधिनियम 2016 की धारा 33(2) के अनुसार बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों, पदों की पहचान की समीक्षा करने के लिए नेत्रहीन व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। याचिका में यूपी सरकार के 30 जुलाई 2021 के आदेश को चुनौती दी गई। इसके आधार पर राज्य सरकार ने कुछ सरकारी पदों की पहचान की और अधिसूचित किया कि जो लोग नेत्रहीन हैं वे ऐसे पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। याचिका में आगे कहा गया कि कई नेत्रहीन व्यक्तियों को ऐसे पदों पर रोजगार के अवसर से वंचित किया गया जिन पर नेत्रहीन व्यक्तियों पहले से ही प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। इसीलिए दलील का तर्क है कि बेरोजगार नेत्रहीन व्यक्ति भी ऐसे पदों पर काम और रोजगार के समान अवसर के हकदार हैं। याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान ने राज्य को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया और 14 मार्च 2022 को मामले को नए सिरे से सूचीबद्ध किया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.